कांग्रेस को यह भी सोचना पड़ेगा कि उसने विगत में क्या गलतियां ऐसी करी, चाहे आर्थिक मुद्दों पे करी, चाहे सेकुलरिज्म के फ्रंट पे करी, और अभी भी उनमें क्यों स्पष्टता नहीं आ रही है कि आखिर वो आर्थिक रूप से दावोस में रेवंत रेड्डी जो है वो अडानी से मिलते हैं, फिर उसके बाद कुछ आर्थिक समझौते भी होते हैं दोनों के बीच तेलंगाना में। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अडानी जो है, हम अडानी के अगेंस्ट हैं, अडानी जो है देश को लूट रहा है, और आपके शासित राज्यों में अडानी को वही फायदा मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को थोड़ा सा स्पष्ट करना पड़ेगा अपनी नीति को। ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, बात तो करेंगे, जब प्रैक्टिकली एंटी मोदी, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो एंटी कारपोरेट बातें बोलने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यही मनु जी सिंघवी साहब अडानी के प्रोटेक्ट करने लगते हैं, पीछे दुष्यंत दवे और उनके बीच सुप्रीम कोर्ट के अंदर जबरदस्त बहस हुई अडानी से रिलेटेड एक केस में। अभी जो मुद्दा हो रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास 14-15% अपर कास्ट वोट हैं, और उसमें अति पिछड़ा नीतीश कुमार ले आएंगे, और 4-5% जो है कुर्मी का वोट 3% है वो मिल जाएगा, तो राजद के पास सिर्फ मुसलमान और यादव का वोट रह गया, और दलितों का एक बड़ा पार्ट बीजेपी के साथ है ही, जीतन राम मांझी भी बीजेपी। देखिए, सरों की गिनती हो रही है, आदमी के लीडरों के चेहरे की गिनती हो रही है, जनता नदारत है, जीतन राम मांझी की गिनती हो रही है। उनके मांझी जो समुदाय है उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी गरीबी की गिनती पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ईडी के शिकंजा इनके आसपास के लोगों पे कस दिया गया था, और उससे डरे हुए थे। उसमें कोई एमएलसी थे इनकी पार्टी के, जिन पे ईडी का रेड भी पड़ा था, और भी एक दो लोगों के आसपास ईडी का शिकंजा लगातार कसा जा रहा था, जिससे डरे हुए थे कि कहीं ईडी का जो टीम है इन तक पहुंच न जाए। इसका एक भी ऐसा राज्य कोई बता दे जहां आज की डेट में सामान्य प्रशासन में कोई भी तबादला बिना पैसा दिए होता हो, किसी का भी राज्य हो। हम नहीं कहते कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, तबादला एक उद्योग है आज की डेट में, जिसमें मंथली और वार्षिक वसूली का एक बजट बनता है, और उस बजट के हिसाब से पैसा कमाया जाता है। तो नीतीश कुमार के एक व्यक्ति का ये कहना, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि राम राज्य में मैंने खुद अपने जमीन को, अपने माँ बाप के जमीन को जो अपने नाम पे तबादला कराने के लिए हमने 25 से 30 हजार रुपए बिहार में खर्च किए थे ब्लॉक के अंदर। लगातार पिछले 40 सालों से, चाहे भारतीय जनता पार्टी शासन में हो, चाहे वो लालू यादव का शासन हो, चाहे नीतीश कुमार का शासन हो, बिहार की वास्तविक स्थिति में क्या बदलाव हुआ है, बिहार के अंदर और बिहार के बाहर बिहारियों की क्या स्थिति है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार के अंदर शिक्षा नहीं है, बिहार के अंदर स्वास्थ्य नहीं है, गरीबी का हालत आप देख ही लीजिए। और जो तमाम जातियों के जो सर्वे हुए हैं, उस सर्वे में भी उनकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए। जो भाजपा समर्थित राष्ट्रवादी जातियां हैं उनकी बदहाली देख लीजिए। वो दिल्ली में आप बैठ के देखते होंगे क्या होगा, किस तरह से वो बैठ के रेलवे स्टेशन पे चौकीदारी करते हैं, और किस ढंग से बैठ के वो किसी हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। राष्ट्रवादी जातियों की मैं बात कर रहा हूँ। जो सामाजिक न्याय की जो जातियां हैं जो पीड़ित रही हैं, उनकी हालत भी बहुत बदतर है, बिहार के अंदर भी बदतर है, बिहार से बाहर भी बदतर है। कल तो आपने देख ही लिया कि जो मुख्यमंत्री जी हमारे लगातार कह रहे थे मर जाना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन वो ना मरे, भाजपा में चले भी गए। एक तो कह रहे थे कि हम पगड़ी उतार लेंगे जिस दिन नीतीश कुमार चले जाएंगे, कल उनकी पगड़ी भी नहीं उतरी और उनके साथ खड़े होकर शपथ ग्रहण भी ले लिए। और एक कहते थे कि सारा दरवाजा बंद हो गया, उन्होंने दरवाजा खोल भी दिया। तो मतलब मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का जो एक जो सबसे गिरा हुआ जो एक स्तर है वो अब देखने को मिल रहा है। 6 बार पलटी और 9 बार मुख्यमंत्री, अल्टा पलटी। क्या है इसके मायने, परत दर परत विश्लेषण इस एपिसोड में। क्या होगा इंडिया का भविष्य बिहार, इसका भी विश्लेषण। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं बेटकनामा। वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट संजीव पांडे हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद है। बिहार के ही रहने वाले हैं, गया के रहने वाले हैं,
और बिहार की राजनीति पर इनकी पैनी नज़र होती है। बिहार के पूरे सोशल जो डेमोग्राफी है, उसको बेहतर समझते हैं और इधर से उधर अल्टा-पलटी के मायने भी बेहतर समझते हैं। सीधे चलते हैं संजीव जी के पास, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ? संजीव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। समाजवादी जब चलिए अच्छा भगवा हो रहे हैं तो हम लोग अगर भगवा पहन लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? अब तो, तो मुझे कोई उतने कोई उससे कोई पहनने से कोई परहेज तो है नहीं। अब कल तो आपने देख ही लिया जी, कि जो मुख्यमंत्री जी हमारे लगातार कह रहे थे मर जाना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन वो ना मरे, भाजपा में चले भी गए। एक तो कह रहे थे कि हम पगड़ी उतार लेंगे जिस दिन नीतीश कुमार चले जाएंगे, कल उनकी पगड़ी भी नहीं उतरी और उनके साथ खड़े होकर शपथ ग्रहण भी ले लिए। और एक कहते थे हुँ, कि सारा दरवाजा बंद हो गया, उन्होंने दरवाजा हुँ, खोल भी दिया। तो मतलब मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का जो एक जो सबसे गिरा हुआ जो एक स्तर है वो अब देखने को मिल रहा है। और इसी में बड़ा मुझे एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि देश की जनता भी बड़ी नाच रही है, झूम रही है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके परिवार, उसके बच्चों का भविष्य आगे क्या होगा। मैं ये नहीं कहता हुँ, कि भारतीय जनता पार्टी का शासन है या भारतीय जनता पार्टी के जो शासन में ही सिर्फ बुरे दौर शुरू हुए हैं। दरअसल वैचारिक जो संघर्ष का जो एक जो दौर है राजनीति में इस देश के अंदर, वो लगभग अब खत्म होता नजर आ रहा है और अब एक ऐसी स्थिति इस देश के अंदर आ गई है जिसमें विचारधारा का अब कोई मतलब नहीं है। और अहम जो एक जो लक्ष्य है राजनीतिक दलों का, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका हुँ, जो अहम लक्ष्य है सत्ता की प्राप्ति। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो भी राजनीतिक दल जिस विचारधारा की बात कर रहा है और जिस भी मुद्दे की वो बात करता है, व्यवहार रूप में उसका कहीं वो मुद्दा इम्प्लीमेंट नहीं करता है और उस इम्प्लीमेंटेशन का ना होने का एक जो बहुत बड़ा कारण है और उसके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी इस देश की जनता भी है कि वो जो है ऐसे लोगों को वोट कर रही है जो सत्ता में बैठने के बाद 5 मिनट भी उनके बारे में सोचते तक नहीं है कि इस देश की जनता कितनी बदहाली में है, उनका इलाज नहीं है, उनका पढ़ने की शिक्षा नहीं है। अब जब वो सत्ता प्राप्त कर लेते हैं और वहां ऊपर जाके बैठते हैं तो दिन भर इसी गुणागणित में रहते हैं कि हमारा कौन सा बिजनेस कैसा चलेगा, कहाँ हम होटल खोलें, कहाँ हम और इन्वेस्टमेंट करें, किस कारपोरेट घराने से और चंदा लें। और उनकी यही लिमिटेशंस भारत के जो राजनीतिक दल है उसका रह गया है और उसका देखिए खामियाजा जो है वो देश की जनता भुगत रही है। कल जो बिहार में जो कुछ हुआ है उसको दो दृष्टिकोण से आप देखिए। एक तो ये जो कुछ था वो गैर भाजपावाद का एक मतलब कि जो एक मुहिम चल रहा था इंडिया गठबंधन से उसको चोट पहुंची है। और जो गैर भाजपावाद के जो एक जो नारा देने वाले जो उसमें कई ऐसे लोग भी अभी इंडिया गठबंधन में हैं जो गैर कांग्रेसवाद के नारे से इस देश की राजनीति में स्थापित हुए थे। और अगर आप बहुत ही माइक्रो लेवल पे अगर इनको आप स्टडी कीजिएगा तो ऐसा आपको महसूस होगा कि वो गैर कांग्रेसवाद का नारा भी बहुत झूठ नारा था। जो गैर हुँ, कांग्रेसवाद का जो नारा दे रहे तो बहुत ही झूठे थे और कांग्रेस को हटाने के नाम पे उनका एकमात्र लक्ष्य ये नहीं था कि इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, इस देश में हर गरीब को न्याय दिलवाना है और हर नागरिक को सुविधा संपन्न बनाना है। उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि कांग्रेस अगर हटेगी तो हमें सत्ता प्राप्ति होगी, सत्ता प्राप्ति के बाद जो एक सत्ता का जो चरम सुख होता है उसको हम प्राप्त करेंगे, चाहे धन हो चाहे शक्ति हो। आज जो उसी तरह से जिस ढंग से गैर भाजपावाद के जो नारा देने वाले लोग हैं, अगर उनके कर्तृत्वों को अगर आप देख लीजिए तो लगभग वही है कि वो गैर भाजपावाद स्थापित नहीं करना चाह रहे हैं। वो मुख्य रूप से सत्ता में ही स्थापित रहना चाहते हैं और एक सर को हटा के दूसरा सर स्थापित होगा। उस सर के अंदर जो दिमाग है वो सेम है, वो एक ही जगह से कहीं से कंट्रोल हो रहा है। अब वो कंट्रोल करने वाले चाहे देश के बड़े पूंजीपति घराने हो, चाहे वैदेशिक ताकतें हो, ये सब एक जगह से ही घूम रहा है। हम लोग सिर्फ जनता लोग बहक रहे हैं इनकी बातों में आके कि ये आके ये स्थापित कर देंगे और ये स्थापित करके ये राम राज्य स्थापित करेंगे। एक अति गरीब राज्य स्थापित कर देंगे, गरीबों को सत्ता में दे देंगे। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा छलावा है।
जिस ढंग से बिहार की स्थिति है, हम भी है बिहार से हैं, आप भी बिहार से हैं, और मतलब कि लगातार पिछले 40 सालों से, चाहे भारतीय जनता पार्टी शासन में हो, चाहे वो लालू यादव का शासन हो, चाहे नीतीश कुमार का शासन हो, बिहार की वास्तविक स्थिति में क्या बदलाव हुआ है, बिहार के अंदर और बिहार के बाहर बिहारियों की क्या स्थिति है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार के अंदर शिक्षा नहीं है, बिहार के अंदर स्वास्थ्य नहीं है, गरीबी का हालत आप देख ही लीजिए। और जो तमाम जातियों के जो सर्वे हुए हैं, उस सर्वे में भी उनकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए। जो भाजपा समर्थित राष्ट्रवादी जातियां हैं, उनकी बदहाली देख लीजिए। वो दिल्ली में आप बैठ के देखते होंगे क्या होगा, किस तरह से वो बैठ के रेलवे स्टेशन पे चौकीदारी करते हैं, और किस ढंग से बैठ के वो किसी हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। राष्ट्रवादी जातियों की मैं बात कर रहा हूँ। जो सामाजिक न्याय की जो जातियां हैं, जो पीड़ित रही हैं, उनकी हालत भी बहुत बदतर है। बिहार के अंदर भी बदतर है, बिहार से बाहर भी बदतर है। और मैं समझता हूं कि पिछले 40 सालों में मैं साल में 2-3 बार तो नियमित रूप से बिहार जाता हूं, जुड़ा भी रहता हूं। बिहार की आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, बदहाली वही क्यों वही है। लेकिन जब सत्ता की बात आती है, बदलाव की बात आती है, तो तमाम दावे किए जाते हैं कि हमने ये कर दिया, सामाजिक न्याय के नाम पे हमने कर दिया। एक तरफ कहते हैं जो राम राज्य के लाने वाले होते हैं, वो कहते हैं राम राज्य के नाम पे ये कर दिया। जमीन पे आप उतरिए चाहे हम उतरिए, जाकर वहां देखिए, हालात लगभग ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में लगभग वही है। तो जो 40 साल में जो बदलाव की जो एक बात की गई थी, वो बदलाव मुझे कहीं बिहार के अंदर नजर नहीं आया है। उसमें 15 साल उनका शासन भी रहा है, सामाजिक न्याय लालू यादव जी का शासन रहा है, और 20 साल तो उससे ज्यादा बहुत बड़ा शासन जो है सुशासन कुमार का रहा है, जो बिहार में सुशासन की बात करते रहे हैं। कल मैं ध्यान से सुन रहा था कि एक लोग व्यक्ति कोई इनकी पार्टी के जदयू के प्रवक्ता बोल रहे थे कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था, छोड़ना जरूरी था। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि आप एक व्यक्ति पे थोप रहे हैं। मतलब कि उनका इशारा था, जो तेजस्वी यादव के अधीन जो मंत्रिमंडल थे, मंत्रालय था, वहां बहुत भ्रष्टाचार उनको नजर आ रहा था। कह रहे थे कि तबादलों में बहुत पैसा लिया जा रहा था। मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि देश का एक भी ऐसा राज्य कोई बता दे जहां आज की डेट में सामान्य प्रशासन में कोई भी तबादला बिना पैसा दिए होता हो, किसी का भी राज्य हो। हम नहीं कहते कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। तबादला एक उद्योग है आज की डेट में, जिसमें मंथली और वार्षिक वसूली का एक बजट बनता है, और उस बजट के हिसाब से पैसा कमाया जाता है। तो नीतीश कुमार के एक व्यक्ति का ये कहना, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि राम राज्य में मैंने खुद अपने जमीन को, अपने माँ बाप के जमीन को जो अपने नाम पे तबादला कराने के लिए हमने 25 से 30 हजार रुपए बिहार में खर्च किए थे ब्लॉक के अंदर। तो तब की मैं बात कर रहा हूँ जिस समय लालू यादव का शासन नहीं था, राम राज्य था, जदयू और भाजपा का गठबंधन था। तो कौन सा हाँ, ऐसा विभाग है जहां पे बिना पैसा दिए काम होता है? कौन सा ऐसा जिला है जहां पे पोस्टिंग के एवज में पैसे नहीं लिए जाते, जिस जहां 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 मंथली वसूली नहीं होती? एक बंदे पे आपने ठीकरा फोड़ दिया कि जी तबादला इंडस्ट्री चल रहा था। तो मेरा ये मानना है कि जो उनके समर्थक हैं, वो भी जानते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। पैसा तो सारे मंत्रालय में चल रहा है, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होना है। तो ये मेरा मानना है कि जिस तरह से भारतीय राजनीति गैर कांग्रेसवाद से गैर भाजपावाद पे जा रहा है, जिसमें वैचारिकता नहीं है। आज गैर भाजपावाद की जो लड़ाई हो रही है, उसमें कोई वैचारिक संघर्ष नहीं है। जमीन पे कहीं वैचारिकता इनकी नहीं दिख रही है, जमीन पे इकट्ठा नहीं। अभी भी सीटों के एडजस्टमेंट के लिए लड़ रहे हैं। कॉमन जो है आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क अभी भी सामने नहीं आ रहा है। अब बात उठ रही है कि ममता बनर्जी भी जा सकती है। अब ममता बनर्जी पे हम लोग क्या सवाल उठा सकते हो, तो पहले भी एनडीए के साथ नहीं है, कांग्रेस से निकली हुई है, एनडीए गठबंधन में रही है, तो वैचारिक तो कहीं पे पृष्ठभूमि है नहीं। उद्धव ठाकरे की बात कल किसी ने उठा दी कि उद्धव ठाकरे भी टूट सकते हैं, वो भी निशाने पे हैं। तो उद्धव ठाकरे तो पहले ही उनके साथ रहे हैं, वो तो गैर भाजपावाद, गैर कांग्रेसवादी रहे हैं, गैर भाजपावाद में आ गए। तो मेरा ये मानना है कि ये देश जो है 70 साल की आजादी के बाद, आजादी के 70 साल के बाद, किस वैचारिक पृष्ठभूमि पे अब लोकतांत्रिक सिस्टम हमारा चल रहा है।
जिस ढंग से लोकतांत्रिक सारी संस्थाएं कमजोर हो गई हैं और जिस ढंग से नेता लोग अपने स्तर को गिरा चुके हैं, शायद आज हम कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं। एक बात बताइए, कर्पूरी ठाकुर को जो हम लोग याद कर रहे थे कल या परसों, और मैं समझता हूं कि कर्पूरी ठाकुर को मुझे हमें याद है, कर्पूरी ठाकुर से एक बार मुझे बहुत मैं छोटा था तो मिला था बोध गया में। हमारे एक बोध गया के विधायक होते थे राजेश कुमार, उनकी हत्या हो गई, तो उनके घर पे आए थे, तो मैं गया था। तो मुझे छोटा छोटा जहन में याद है कर्पूरी ठाकुर के बारे में, और जो सिंपलिसिटी उस ढंग के लीडरों में मैंने देखी और जो ईमानदारी देखी, वो मतलब बताने की जरूरत नहीं होती, वो दिखती थी। ईमानदार लोगों को ईमानदारी बताने की जरूरत नहीं होती थी कि मैं ऑनेस्ट हूं। उनकी ईमानदारी सामने आज भी दिखती है कि उनके पास क्या था। जो कर्पूरी ठाकुर की जो लोग बात कर रहे हैं, क्या कर्पूरी ठाकुर के रहन सहन, जीवन स्तर या उनकी जो वैचारिक या कुछ था, किसी ने भी अपनाया है उनमें से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारत रत्न दे दिया। भारतीय जनता पार्टी को अति पिछड़ों के वोटों पे नजर है। भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का कोई कर्पूरी ठाकुर से प्रेम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो एकमात्र जो उद्देश्य है कि बिहार में जो अति पिछड़ा वोट है उसको मोबिलाइज करना। लेकिन जो लोग कर्पूरी ठाकुर की लगातार बात कर रहे थे, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों को या उनके व्यक्तिगत जीवन को अपने जीवन में कितना अपनाया। ये 1980 के दशक के जो हमारे यहाँ बिहार के एक लीडरशिप थे, अकेला कर्पूरी ठाकुर नहीं, मैं रामसुंदर दास से भी 2 बार दिल्ली में मिला हूं। और जो उनका जो वो भी बिहार के मुख्यमंत्री, हमें लगता है कि ज्यादा दिन नहीं रहे थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री वो रहे थे। उसके बाद संसदीय लोकतंत्र सांसद भी रहे। 2 बार मैं दिल्ली के उनके आवास पे मैं मिलने गया था उनसे। ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, 8-10 साल पहले जब वो सांसद होते थे, तब मैं मिलने गया था। रामविलास पासवान वो को सब हरा के आए। सिंपलिसिटी वो सब सिंपलिसिटी हमारे लीडरों में, आज के लीडरों में कहाँ है? 1980 से पहले जो लीडर हमने दिए थे, उस तरह के लीडर हमारे पास कहाँ है आज की डेट में इस राज्य के अंदर? समर्थक दोनों तीनों साइड के झूम रहे हैं। फेसबुक पे भी मैं घूम रहा हूँ। अब तो कई हमारे जो जानने वाले हमारे इलाके के हैं, जो राम भक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो कल से नीतीश कुमार में उनको एकदम राम का स्वरूप दिख रहा है और खूब तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। 4 दिन पहले तक वो फेसबुक पे टिका के गाली दे रहे थे, मैं देख रहा था। और आज कल जो है वो नीतीश कुमार में पूरा लगा कि नीतीश कुमार राममय हो गए हैं। तो मैं जब देख रहा हूं कि हमारा जो अभी यंग लीडरशिप है, या जो यंग जो जनरेशन जो लीडर्स आ रहा है, उनके वैचारिक सोच पे मुझे तरस आती है कि किस तरह से वो सोचते हैं। उनका मतलब कि यही है कि सत्ता जो प्राप्ति हो गई उसी से सब कुछ अल्टीमेट हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि बिहार जैसे राज्य के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य का दिन है कि आपके पास अब आज की डेट में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो वैचारिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ बताते हुए कहे कि हम बिहार को आने वाले टाइम में अब आगे बदल दें। क्योंकि बिहार की जो हालत अब हो चुकी है, और बिहार, हम ये नहीं कहते, हमारे पास अच्छे 1980 से पहले मैंने बड़े अच्छे लीडर्स हर पार्टी में रहे हैं, चाहे सोशलिस्ट रहे हो चाहे कांग्रेस रहे हो। इवन के भारतीय जनता पार्टी को मैं मानता हूं कि कैलाशपति मिश्र जैसे भी नेता थे जिन्होंने अपने जीवन में कुछ आर्थिक रूप से नहीं बनाया। भ्रष्टाचार की अगर बात होगी, पैसे की बात होगी, संपन्नता की बात होगी, तो भाजपा में भी कई डेडिकेटेड लोग थे जिनका ये नहीं कह सकते आज की डेट में कि उनका एक फार्म हाउस राजस्थान में होगा, उनका एक गोवा में होटल होगा, कि उनका एक हिमाचल में दवा की फैक्ट्री होगी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता आज की डेट में ऐसे हैं जिनका किसी का हिमाचल में दवा की फैक्ट्री है, किसी का गोवा में होटल है, किसी का राजस्थान में फार्म हाउस है बड़े बड़े। तो भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कैलाशपति मिश्र जैसे नेता रहे हैं जिनका मरने के बाद अगर आप कहिएगा तो कुछ नहीं है उनके पास। कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग रहे, रामसुंदर दास जैसे लोग रहे। लेकिन आज की डेट में आपके पास कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा। क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी सरेंडर कर गए? मुझे तो नहीं लगता कि अकेला कारण सिर्फ ये है कि तबादला इंडस्ट्री था। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ईडी के शिकंजा इनके आसपास के लोगों पे कस दिया गया था और उससे डरे हुए थे। उसमें कोई एमएलसी थे इनकी पार्टी के जिन पे ईडी का रेड भी पड़ा था, और भी 1-2 लोगों के आसपास ईडी का शिकंजा लगातार कसा जा रहा था, जिससे डरे हुए थे कि कहीं ईडी का जो टीम है इन तक पहुंच न जाए। तो मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हो, अब ये तो सोचने की बात है कि ये राज्य जो है अब बहुत ही बदहाली राज्य है। बिहार की स्थिति कोई बहुत आने वाले दिनों में सुधरने वाली मुझे नजर नहीं आती।
और अभी बिहार अब ऐसे ही देखता रहेगा, कभी इधर उधर फिर जाति के नाम पे वोट पड़ेगा। अभी बताइए कि बिहार में कोई चुनावी गरीबी है मुद्दा? बिहार में ना बिहार में चुनावी मुद्दा कभी शिक्षा स्वास्थ्य अभी बन रहा है कि बिहार के लड़के इतने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कितने पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, यूनिवर्सिटियों और स्कूलों की कितनी बदहाली है। अभी जो मुद्दा हो रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास 14-15% अपर कास्ट वोट हैं और उसमें अति पिछड़ा नीतीश कुमार ले आएंगे और 4-5% जो है कुर्मी का वोट 3% है वो मिल जाएगा, तो राजद के पास सिर्फ मुसलमान और यादव का वोट रह गया और दलितों का एक बड़ा पार्ट बीजेपी के साथ है ही, जीतन राम मांझी भी बीजेपी। देखिए सरों की गिनती हो रही है, आदमी के लीडरों के चेहरे की गिनती हो रही है, जनता नदारत है, जीतन राम मांझी की गिनती हो रही है। उनके मांझी जो समुदाय है उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी गरीबी की गिनती पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। उसी ढंग से नीतीश उसी ढंग से तमाम जातियों के सिर्फ फिगर की गिनती हो रही है और उनके लीडरों को पद देके नवाजा जा रहा है और वो उस जाति के ठेकेदार हैं और उस जाति का वोट भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन एनडीए गठबंधन में लेके आएंगे और सत्ता प्राप्त हो जाएगी। जनता फिर वहीं की वहीं रह जाएगी, जातीय जनगणना भी वहीं का वहीं रह जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा, बीमार पड़ेगा तो बिना दवा को मरेंगे, उनके बच्चे स्कूलों में स्कूलों की स्थिति खराब है, बच्चे पढ़ाई नहीं आगे कर पाएंगे। तो सिर्फ ये गुणा गणित और अर्थमेटिक के बेस पे जो चुनाव की जो एक परंपरा हमारे राज्य के अंदर खास करके बिहार में हो गई है कि ये इतना महादलित उधर चला जाएगा, इतना अति पिछड़ा इधर चला जाएगा, इतना अपर कास्ट उधर बीजेपी के साथ गारंटेड है और इसी के बेस पर अगर वोट अगर होता रहेगा इस राज्य के अंदर और जहां पे बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी और पलायन, सबसे बड़ा इशू पलायन है इस देश के अंदर। ये देश का कौन सा ऐसा राज्य नहीं है जहां मजदूर बिहार का नजर नहीं आता है। तो वो जब इशू आज तक नहीं बना, नीतीश कुमार के मुंह से कभी हम ये नहीं सुने कि हम पलायन रोकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि इन्होंने कहा कि हम बिहार राज्य से गरीबी दूर करने के पलायन रोक देंगे, आने वाला ऐसी स्थिति इस राज्य के अंदर होगी कि दूसरे राज्य के मजदूर हमारे यहाँ आके काम करेंगे। आज पूरे देश का एक समझ लिए कि लेबर सप्लायर स्टेट हम हो चुके हैं और उस पर 40 साल 30 साल में कोई काम नहीं इस राज्य के नेताओं ने किया। दिल्ली में खुद अपना उनका बड़ा अच्छा बंगला है, ग्रेटर कैलाश में उनकी कोठियां हैं, नोएडा में उनकी कोठियां हैं, गुड़गांव में उनकी कोठियां हैं लीडरों की, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन कोठियों के इर्द गिर्द जो बेचारे मजदूर हैं और हमारे राज्य से ही आए हुए हैं, बहुत बदहाली में है, बहुत गरीबी में है, हम ऐसी कुछ स्थिति बिहार के अंदर बनाए जिससे कि वो इधर आगे बदहाली में, झोपड़ियों में और उसमें न रह पाए। ऐसे हमारे प्रदेश के एक भी नेता आज की डेट में सोचने लायक नहीं है और न सोचते हैं। तो मेरा ये मानना है कि फिर वही इलेक्शन उसी ढर्रे पे आ गया है कि इतना परसेंट वोट इधर है, इतना परसेंट वोट इधर है, जिसके पास ज्यादा संख्या है वो जीत जाए। संजीव जी, वैचारिकी अगर देखें तो भाजपा आरएसएस तो अपनी वैचारिकी पे काम कर रही है, उसको जो करना है वो अपने वैचारिकी पे टिका हुआ है। लेकिन इंडिया गठबंधन में जो गठबंधन है वो तालमेल ठीक नहीं है, वैचारिकी का अभाव है। तो क्या अब लग रहा है कि सीधे जो नेता इक्वेशन बनाने के चक्कर में रहते हैं कि इतना एमएलए इधर आ गए, उतना एमएलए इधर आ गए, तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को क्या करना चाहिए? क्या उनको एजेंडा के साथ सीधे मासेज में जनता के बीच नहीं जाना चाहिए क्या? जनता से देखिए संवाद करना चाहिए ना सीधे। जब देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक स्पष्टता क्लियर है कि वो साफ बोलते हैं कि हम क्रोनिक कैपिटलिस्ट हैं। हमारे क्रोनिक कैपिटलिज्म में हाइपर नेशनलिज्म भी है, हमारे क्रोनिक कैपिटलिज्म में हाइपर हिंदुइज्म भी है। ये वो बड़ा क्लियर कट बोल के उस एजेंडा पे पिछले 70 सालों से काम कर रहे हैं। जब पावर में आ गए, पावर में उन्होंने अपने इस एजेंडा को प्राप्त करने के लिए पावर शेयरिंग भी किया, विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ भी पावर शेयरिंग किया, बीपी सिंह के साथ भी पावर शेयर किया। अलग अलग राज्यों में जहां जहां मौका मिला अपने पांव को घुसाने के लिए उन्होंने पावर शेयरिंग किया, लेकिन अपने कोर एजेंडा को कभी भी एक साइड में नहीं रखा। इवन कि आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जब सरकार थी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर बनाया था तो ठीक है, कुछ टाइम के लिए उन्होंने 370 या राम मंदिर या कुछ एजेंडा को किनारे रख दिया था, लेकिन उनके दिमाग में क्लियर था कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे हम इस चीज को पूरा करेंगे, फुल फ्लेज मेजोरिटी में आएंगे। तो 2014 में पूरा कर दिया उन्होंने, 14 में सत्ता में आने के बाद।
सवाल ये है, ये दल जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो सेकुलरिज्म सोशलिज्म की बात करती हैं, ये एक डबल स्टैंडर्ड गेम खेलती रही है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी भी है, सेकुलरिज्म की बात कर रही है, सोशलिज्म की बात कर रही है, लेकिन व्यवहार रूप में इनका कहीं कोई वो एजेंडा में फिक्स होकर नजर नहीं आता, जमीन पे उतरता हुआ कभी भी नजर नहीं आता, ना जमीन पे इस इश्यूज के लिए संघर्ष करते हैं। आज 15 साल 20 साल बाद भी, 30 साल बाद जब इतना मतलब कि जब बुरे दौर में भी जब ये बात कर रहे हैं तो कुछ स्पष्टता कई मामलों को लेकर नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे सेकुलरिज्म हो, उस पर कहीं ना कहीं डरे डरे से है, और डरे डरे से होने के दो कारण हैं। ये एक तो हाइपर नेशनलिज्म और हाइपर हिंदुइज्म को इस लेवल पे नरेंद्र मोदी ला चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी उससे डर रही है कि अगर कहीं बहुत ज्यादा अगर हमने इनका विरोध किया तो कहीं हमें ये प्रो मुस्लिम या एंटी हिंदू ठहरा ना दे, और एंटी हिंदू इनको ठहराया भी गया है, उसका नुकसान भी ये कहते हैं हमें हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरा, कांग्रेस इकोनॉमिक फ्रंट पे भी बहुत क्लियर इसलिए नहीं है कि जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट और जो ग्रुप या कॉर्पोरेट कंट्रोल जो पॉलिटिक्स है, जो 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 बीजेपी के साथ है, उसके बहुत वही लोग कांग्रेस को भी उस हिसाब से कंट्रोल करते हैं इनफैक्ट, और वही लोग जो आज नरेंद्र मोदी को मदद कर रहे हैं वो कांग्रेस के टाइम में वो काफी मजबूत हुए, कांग्रेस के टाइम में वो काफी प्रॉफिट लेके गए। और अगर 1980 के दशक में देखें तो गौतम अदानी तो बहुत बात के हैं, जो धीरू भाई अंबानी जो थे वो कांग्रेस के, प्रणब मुखर्जी एक बहुत बड़े नेता थे, उनके प्रोटेक्शन में पले पड़े। और मैं समझता हूं कि ये एक सोचने का विषय है कि 1980 के दशक में कांग्रेस में ऐसी क्या स्थिति आई थी कि प्रणब मुखर्जी जैसे एक नेता स्थापित हुए थे दिल्ली के अंदर, जिनका बंगाल में जनाधार नहीं था, और बंगाल में कामरेडों से वो कभी लड़ नहीं पाए, जमीन पे कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाए। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कांग्रेस को और इंदिरा गांधी जैसे लीडरों को कि प्रणब मुखर्जी को भारत के वित्त मंत्री उस जमाने में भी शायद बनाया गया था, राज्य मंत्री बनाया गया था शुरू में जब उनको डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया था। तो फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे लोगों को जो दिल्ली में स्थापित किया गया था, जो वेस्ट बंगाल में जमीन पे कमजोर थे, और प्रणब मुखर्जी वेस्ट बंगाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाके लोकसभा भी लड़ पाए, वो बहुत बाद में आके जंगीपुर में चुनाव लड़े। तो ये मुझे लगता है 1975 से 80 के बीच एक बड़ा कॉर्पोरेट डिजाइन था जो धीरे 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 कांग्रेस के अंदर अपने बंदे इन्फिल्ट्रेट करा रहे थे, और वैसे लोगों में ही प्रणब मुखर्जी भी थे। और आप पूरे सत्ता के गलियारे में पता कर लीजिए कि धीरू भाई अंबानी जैसे लोगों को जो मजबूती मिली वो ड्यू टू प्रणब मुखर्जी मिली। तो कांग्रेस के अंदर 1980-90 के बाद देखिए, फिर उसके बाद तो खुला थोड़ा सा मतलब कि प्रो कॉर्पोरेट कुछ लोग आए, उन्होंने कई मंत्रालयों को कंट्रोल भी किया, धीरे 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 इकोनॉमी खुलती गई और वो स्ट्रांग होते गए। तो कांग्रेस वैचारिक रूप से मुंह से बात करती थी सोशलिज्म की, व्यवहार रूप में जो उसका जो प्रैक्टिकल जो थोड़ा सा कांग्रेस का जो रवैया था वो प्रो कैपिटलिस्ट था, होने लगा, लिबरलाइजेशन की तरफ कांग्रेस जाने लगी। तो कांग्रेस एक डगमग डगमग सी होने लगी, बीच में फंसने लगी। कांग्रेस के अंदर दो धाराओं में से एक धारा जो सोशलिस्ट है वो धीरे 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 कमजोर भी होने लगे, उनको कमजोर किया भी गया। और आप देखिए कि मनमोहन सिंह के टाइम में कुछ जो ऐसे सोशलिस्ट जो थोड़े से प्रो कैपिटलिस्टों के अगेंस्ट थे उनको किनारे भी लगाया गया, थोड़ा जो वामपंथी विचार के थे उनको किनारे भी लगाया गया, जिसमें मणिशंकर अय्यर जैसे लोग थे जिनका मंत्रालय ही छीन लिया गया, और फिर मंत्रालय ऐसे लोगों को दिया गया जो अंबानी के क्लोज थे। तो मेरा यह मानना है कि कांग्रेस के अंदर ये दुविधा शुरू से रही है और आज भी नजर आ रही है। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, बात तो करेंगे जब प्रैक्टिकली एंटी मोदी, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो एंटी कारपोरेट बातें बोलने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यही मनु जी सिंघवी साहब अडानी के प्रोटेक्ट करने लगते हैं, पीछे दुष्यंत दवे और उनके बीच सुप्रीम कोर्ट के अंदर जबरदस्त बहस हुई अडानी से रिलेटेड एक केस में। वहां पे राज्यसभा के कांग्रेस के एक सदस्य जो हैं अडानी का वो कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं कि अडानी जो है वो ठीक है, अडानी के जो लीगल इश्यूज के पक्ष में बैटल कर रहे हैं अडानी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मेरा यह मानना है कि जो इस तरह की जो एक कांग्रेस के अंदर दुविधा है, ये दुविधा पे स्पष्टता चाहिए कि आखिर आप चाहते क्या है इस देश के आर्थिक रूप से। देखिए धर्मांधता और आर्थिक जो गैंग होता है उसके बीच एक बड़ा सामंजस्य होता है, और उसका एक बड़ा गूढ़ रिलेशंस होता है। उस रिलेशंस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा
हाइपर हिंदुइज्म के साथ लेते हुए देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी साथ लेके चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये दोनों सामंजस्य को समझने की जरूरत कांग्रेस को भी है कि आखिर देश के बड़े कैपिटलिस्ट भाजपा को क्यों मदद कर रहे हैं, जबकि भाजपा तो हाइपर हिंदुइज्म की बात कर रही है, और हाइपर हिंदुइज्म के बात होने से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब होती है और डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है। फिर भी क्रोनी कैपिटलिस्ट जो गैंग है वो प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा को क्यों सपोर्ट कर रही है। और कांग्रेस को यह भी सोचना पड़ेगा कि उसने विगत में क्या गलतियां ऐसी करी, चाहे आर्थिक मुद्दों पे करी, चाहे सेकुलरिज्म के फ्रंट पे करी, और अभी भी उनमें क्यों स्पष्टता नहीं आ रही है कि आखिर वो आर्थिक रूप से दावोस में रेवंत रेड्डी जो है वो अडानी से मिलते हैं, फिर उसके बाद कुछ आर्थिक समझौते भी होते हैं दोनों के बीच तेलंगाना में। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अडानी जो है, हम अडानी के अगेंस्ट हैं, अडानी जो है देश को लूट रहा है और आपके शासित राज्यों में अडानी को वही फायदा मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को थोड़ा सा स्पष्ट करना पड़ेगा अपनी नीति को। बाकी जो क्षेत्रीय दलों को लेकर एक बड़ा आप स्पष्ट रहिए, क्षेत्रीय दल कारपोरेट के से लड़ने की क्षमता नहीं रखते। वो कारपोरेट को थोड़ा सा धमका के उनसे नेगोशिएट करते हैं, और नेगोशिएट करने के बाद अपना हिस्सा लेके वो चुपचाप बैठ जाते हैं। और वो आप साउथ से लेकर नॉर्थ तक चले जाइए, वो आपको नजर आएगा कोई भी ऐसा आपको क्षेत्रीय दल नहीं मिलेगा जो प्योर सोशलिस्ट एजेंडा पे और उस पे चलने वाला हो। इवन की चाहे ममता बनर्जी हो, अभी तो बिहार में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था तो उसमें अडानी ग्रुप ने पता नहीं कितने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात करी है बिहार के अंदर भी, गौतम अडानी ने। तो मेरा यह मानना है कि क्षेत्रीय दल नहीं लड़ सकता। अगर क्रोनी कैपिटलिज्म से और उसकी जब बात आएगी तो वो कांग्रेस पार्टी ही लड़ सकती है, क्योंकि व्यापक जो देश भर में प्रभाव है कांग्रेस पार्टी का है। क्षेत्रीय दल तो अपने राज्यों से बाहर नहीं है। अब अखिलेश यादव भी अडानी या अंबानी से नहीं लड़ सकते हैं। आप देखिए कि जो इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जो थे वो अनिल अंबानी के बहुत नजदीक थे। अनिल अंबानी, अमर सिंह और अमिताभ बच्चन उनके कार्यक्रमों में नजर आते थे। और अनिल अंबानी देखिए कि मुलायम सिंह के भी करीब थे और राम मंदिर पे उद्घाटन में भी थे। और अनिल अंबानी यही नहीं, कितने बैंकों के 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ रुपए भी लेके चले गए हैं। तो ये इस तरह के लोग जब राजनेताओं के साथ बैठते हैं, क्या हाइपर नेशनलिज्म वाले मोदी जी हो, हाइपर हिंदुइज्म के मोदी जी हो, या सोशलिस्ट लीनिंग के मुलायम सिंह यादव हो, उनके साथ जब ऐसे ऐसे कैपिटलिस्टों के उठना बैठना हो, तो आप समझ सकते हैं कैपिटलिज्म इतना कैपिटलिज्म नहीं, मैं कहता हूँ कैपिटलिज्म तो दुनिया के तमाम देशों में है, लेकिन जो सबसे विभत्स रूप जो हमारे यहाँ कैपिटलिज्म का दिख रहा है कि ये ओलिगार्क भी कह सकते हैं इसको, या आप कह सकते हैं कि मोनोपोली कैपिटलिज्म के जो प्रतिनिधि हैं। तो इन्होंने इस ढंग से अब जगड़ लिया है कि इनसे कोई क्षेत्रीय दल नहीं लड़ पड़ेगा। और इसमें आम जनता को भी अपना भला बुरा सोचना होगा कि भैया आप जो है 2 मिनट में जो नाचने लगते हो, आप पहले ये सवाल तो पूछो कि हमारा हिस्सा कहाँ है, हमारी पढ़ाई कहाँ गई, हमारा बच्चों को फीस देने की अभी स्थिति नहीं है, शिक्षा आपने महंगा कर दिया है, आप हमारे को इलाज दवा कराने के लिए हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती, जहां भी जाओ कोई भी दवाई खरीदो 1500-2000 से नॉर्मल बुखार का इलाज भारत में इस समय 2 से 2,500 में हो रहा है। 500-700 वाले भी जमाने गए, डॉक्टर का फीस 500-1500 की दवाई। ये नॉर्मल वायरल बुखार का इलाज भारत में है इस समय। हॉस्पिटल में जाइए दवाइयां नहीं अवेलेबल है, हॉस्पिटल में जाइए तो डॉक्टर लोग जो है प्राइवेट डॉक्टरों से सेटिंग किए हुए आपको भेज देगा प्राइवेट डॉक्टर के पास। तो ये जो सारी स्थिति में जनता खुद ही सवाल अब पूछने को राजी नहीं है। चलिए तो बढ़िया है, इस पे चर्चा बढ़ाया जाए। तो राम राज्य में, अगर बिहार में राम राज्य है तो क्या होगा बिहार वासियों का हाल, ये संजीव जी बता रहे थे विशेष एपिसोड में कि मरे तो नहीं, भाजपा में चले गए, पगड़ी उतरी तो नहीं, शपथ ले ली। देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया संजीव जी, थैंक यू। नमस्कार।